राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। आप बोलो। हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चल रहे हैं, विशेषकर बिहार एसएससी दरोगा आने वाला जो एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र देखते हुए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो डिस्कशन हो रहा है, कंटेंट आप देखना, क्योंकि कुंज बिहारी वाले हैं और उसको नोट्स आप बनाएंगे। एक क्वेश्चन को जो बताते हैं उसको यदि आप कंट्रोल कर लिए तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में वो पूछते रहता है। सेट वगैरह बनाइएगा, आराम से जो है बन जाएगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पर साइंस का है कि कैपिटल जी कौन सी राशि है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले देखेंगे कैपिटल जी के विषय में। तो ये जो कैपिटल जी है और यह स्मॉल जी है, सबसे पहले इसको जो है देखिए। कैपिटल जी एक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं इसको। सार्वत्रिक नियतांक जो है कैपिटल जी को कहा जाता है। अब स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। यहाँ तक दिक्कत गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसको जो है गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण इसको कहा जाता है। यानी कि कैपिटल जी एक सार्वत्रिक नियतांक है और स्मॉल जी एक गुरुत्वीय त्वरण है। आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है। कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है। कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन स्मॉल जी का मान बदलते रहता है। स्मॉल जी का मान बदलते रहता है। ध्रुव पर जाएंगे तो सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर सबसे कम, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो धीरे धीरे घटेगा। ये सब जो है आपका स्मॉल जी का मान चेंज होते रहता है। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक नियतांक। स्मॉल जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। किसका मान नहीं बदलता है? तो कैपिटल जी का। किसका मान बदल जाता है? तो स्मॉल जी का। इसका उल्टा ये माइंड में आप रखेंगे। कैपिटल जी को आप याद रख लेंगे, इसका उल्टा मार देंगे छलांगे स्मॉल जी में। कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है और स्मॉल जी का मान बदलते रहता है। यहाँ पर अब ध्यान से जो है समझिएगा। क्वेश्चन आपको देता है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी का हो गया, ये स्मॉल जी का हो गया। ये जो वैल्यू है नहीं बदलता है, लेकिन इसका वैल्यू बदलते रहता है। दिमाग में रखिएगा। कैपिटल जी हम बोले, इसका अपोजिट इसको आप मान लेना। कैपिटल जी अदिश राशि है। कैपिटल जी अदिश राशि है और स्मॉल जी जो है सदिश राशि है, जिसमें केवल परिमाण का बोध हो। अदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा, स मतलब साथ, दिशा मतलब दिशा साथ हो जाता है। किसके साथ? परिमाण के साथ। तो जिसमें केवल परिमाण का बोध हो अदिश राशि, परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो सदिश राशि कहलाता है। बल, वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन सब में व का उच्चारण है, तो हो गया सदिश राशि। अदिश राशि उस आर्द्रता को चाबी दो, इसका ट्रिक है। उस ऊर्जा, स से समय, उस आर्द्रता, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से तापमान, उस आर्द्रता को, क से क से मतलब कार्य, उस आर्द्रता को चाबी, चा पपैया चा, तो चा से चाल, तो अदिश राशि। विद्युत धारा, तो अदिश राशि। उस आर्द्रता को चाबी दो मतलब द मतलब दूरी हो गया अदिश राशि। विस्थापन हो गया सदिश राशि। कैपिटल जी हो गया अदिश राशि, स्मॉल जी हो गया सदिश राशि।
द्रव्यमान हो गया आदेश राशि, भार हो गया सदिश राशि। ये तीन को दिमाग में रख लेना, एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, एक कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल जी की खोज किसने किया, ये दो को पॉइंट माइंड में रखना कि कैपिटल जी की खोज किसने किया और कैपिटल जी का मान किसने दिया। तो कैपिटल जी का खोज और कैपिटल जी का वैल्यू ये दोनों कैवेंडिश ने दिया, ये दोनों जो है कैवेंडिश ने दिया। 1798 ईस्वी में आपका प्रश्न देता है कि कैपिटल जी का वैल्यू, ये जो वैल्यू है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये वैल्यू किसने दिया, तो कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। जल की खोज किसने किया था, कैवेंडिश। हाइड्रोजन की जब खोज कर रहा था तो हाइड्रोजन जला, हाइड्रोजन जलने पर किसका निर्माण होता है, तो जल का। ये क्वेश्चन पूछता है, तो हाइड्रोजन और जल का खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। सूर्य और तारा के निर्माण में सर्वप्रथम स्थान जो हाइड्रोजन का होता है। और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम एक ऐसा समस्थानिक है जिसको रेडियो सक्रिय कहते हैं। और ड्यूटेरियम जो है एक भारी जल है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कैपिटल जी का खोज किसने किया, तो कैवेंडिश। और कैपिटल जी का वैल्यू भी किसने दिया, तो कैवेंडिश 1798 में। यह सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान नहीं बदलता, इसका उल्टा हो गया, मान बदलता है। इसका वैल्यू है 6.67 को 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गौर करना, यहाँ किसी विकल्प में 2 को हटा देगा, स्क्वायर से हटा देगा, किसी में इसमें स्क्वायर से हटा देगा, किसी में न्यूटन मीटर दे देगा खाली, तो किसी में केजी खाली दे देगा, तो किसी में सिर्फ जी खाली दे देगा। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सब काम धंधा छोड़ के ये अलग से याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। और कैपिटल जी है आदेश राशि, स्मॉल जी है सदिश राशि। अब यहाँ पर आगे जो है देखिए, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। अब आगे आप लोग आओ। अब यहां जो है देखो, 3 चीज को दिमाग में रखना। कैपिटल जे, ध्यान से, द्रव्यमान, दूरी, इधर दिमाग में रख लो। स्मॉल जे भार और विस्थापन। ए हो गया आदेश राशि, आदेश राशि, और ए हो गया सदिश राशि। सदिश राशि है तो बहुत सारे, ये तीनों को नोट कर। कैपिटल जे आदेश, स्मॉल जे सदिश, द्रव्यमान आदेश, भार सदिश, दूरी आदेश, विस्थापन सदिश। एग्जाम छूट जाएगा क्योंकि रिजल्ट छूट जाएगा। एग्जाम तो लेट से जाइएगा तो छूट ही जाएगा जी, रिजल्ट नहीं छूटना चाहिए। रिजल्ट मतलब रिजल्ट होता है, इतना समझ रखे। द्रव्यमान का किलोग्राम, भार का न्यूटन। अब यहाँ पर समझिए, ए आदेश राशि, ये हो गया सदिश राशि। कैपिटल जे का मान नहीं बदलता, स्मॉल जे का मान बदलते रहता है। इतना दिमाग में आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कैपिटल जी कौन सी राशि है। तो कैपिटल जी कौन राशि हो जाएगा जी, आदेश राशि। आदेश राशि जिसमें केवल परिमाण का बोध हो आदेश, परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो सदिश। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मान बदलता है। हो मान बदलता है। अभी हम बताए हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। कैपिटल जी को याद कर लेना, स्मॉल जी ऑटोमेटिक उसका उल्टा कर देना। तब पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है। तो जब कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है तो किसका मान बदलता है, स्मॉल जी का। आई बात समझ में। तो निम्नलिखित में से किसका मान बदलता है, तो किसका मान बदलता है, स्मॉल जी का मान बदलते रहता है। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है बताइए, 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति केजी। नहीं, ओहो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो किसका मान बदलता है, तो स्मॉल जी का। नेक्स्ट नंबर देखिए,
किसी वस्तु का भार शून्य होता है। ओहो, अब यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का भार के बारे में कह रहा है। तो किसी वस्तु का भार, यहाँ देखो, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक, एक साथ 4-5 क्वेश्चन दिमाग में रखो कि कहीं से भी पूछ दे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु का भार सबसे अधिक, किसी वस्तु का भार सबसे कम, किसी वस्तु का भार शून्य। शून्य दिमाग में रखिएगा। भार किसी वस्तु में क्यों होती है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब हम लोग उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तब बल लगेगा कि न लगेगा? समझ रहे हैं कि न समझ रहे हैं? आ रही बात आ रही है समझ में? जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है और हम लोग अपनी ओर खींचती है। द्रव्यमान है, सॉरी भार है। जिस तरह से कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, उसी तरह से द्रव्यमान नहीं बदलता है। अब स्मॉल जी बदल जाता है तो भार भी बदल जाता है। इसके साथ 2 टॉपिक याद रखिएगा। कैपिटल जी का मान बदलता है कि नहीं, बताइए? नहीं। स्मॉल जी का बदलता है जी, इसी का उल्टा जी। द्रव्यमान का नहीं, भार का हाँ इसी का उल्टा जी, न बदल रहा है भार का। देखिएगा कैसे बदलता है। भार सबसे अधिक कहाँ होता है किसी वस्तु का? तो ध्रुव पर। भार सबसे कम होता है किसी वस्तु का कहाँ? तो विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। भार शून्य कहाँ होता है? तो इसका 3 आंसर है। आप केंद्र देखना तो केंद्र मार देना, अंतरिक्षयान देखना तो अंतरिक्षयान मार देना, आप निर्वात देखना तो निर्वात मान देना। आपको बताए थे, याद है कि निर्वात में हम किसी वस्तु को दिखा, 2 वस्तु को गिराएंगे निर्वात में, वहां पर वायु नहीं हो। निर्वात में वैक्यूम में यदि हम किसी वस्तु को गिराएंगे 2-3 वस्तु को, तो सब एक साथ गिरेगा। लेकिन जब वायु में गिराएंगे, वायु के प्रेजेंट में, तो जो सबसे अधिक भारी रहेगा वह सबसे पहले गिरेगा और जो सबसे हल्का रहेगा वह सबसे बाद में गिरेगा। ये 2 टॉपिक को दिमाग में रख लेना। निर्वात में यदि हम कोई वस्तु को गिराते हैं, यानी कि वहां वायु की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति है, तो कितना हो वजन का आप रहे, हल्का रहे या भारी रहे, एक के साथ गिरेगा। और जब वायु की उपस्थिति में जब रहता है तो भारी वाला पहले जो है गिरेगा। तो किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होगा? तो ध्रुव पर। सबसे कम कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर। अब भार शून्य कहाँ होगा? तो 3 आंसर। केंद्र विकल्प में रहेगा तो केंद्र, अंतरिक्षयान रहेगा तो अंतरिक्षयान में भी शून्य होता है और निर्वात में भी शून्य होता है। तो यहाँ पर जानबूझकर दिया गया है अंतरिक्षयान और केंद्र, इसका आंसर यह जो है दोनों होगा। आई बात समझ में? और किसी वस्तु का भार सबसे अधिक ध्रुव पर, तो स्मॉल जी का मान भी सबसे अधिक ध्रुव पर। किसी वस्तु का भार सबसे कम विषुवत रेखा पर, स्मॉल जी का मान भी सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। किसी वस्तु का भार जो है शून्य होता है केंद्र पर, तो स्मॉल जी का मान भी केंद्र पर जो है 0 होता है। यानी कि जो वस्तु का वेट है, जो आंसर होगा वही आंसर स्मॉल जी पर होगा। यानी कि भार के जगह पर यदि स्मॉल जी रहे फिर भी आंसर यही होगा, और स्मॉल जी के जगह पर वेट रहे फिर भी आंसर यही होगा, और भार के जगह पर स्मॉल जी रहे फिर भी आंसर यही होगा। दिमाग आ रही है बात समझ में? तो एक क्वेश्चन देता है, यहाँ ध्यान से समझो कि यदि आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगी या स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगी? तो एक बात बताइए जी, सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? ध्रुव पर। सबसे कम कहाँ है? तो विषुवत रेखा पर। देखो ये विषुवत रेखा पर सबसे कम है, यह ध्रुव पर सबसे अधिक है। तो एक बात बताइए कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे धीरे धीरे तब ना अधिक होगा। तो किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तब ना यहाँ जाके अधिक होगा। और जब ध्रुव से जब इधर आएंगे विषुवत रेखा की ओर, तो धीरे धीरे कमेगा। तो किसी वस्तु का भार या जी का ध्रुव पर सबसे अधिक, सबसे कम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, उसी को बोलते हैं। शून्य का आंसर हो जाएगा 3 गो, केंद्र, अंतरिक्षयान या निर्वात। आ रही है बात समझ में? आज जब प्रश्न देता है कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो विषुवत रेखा सबसे कम, ध्रुव, देखो कैसे याद रखना। प्रश्न दे देगा, ध्यान से समझना, हमको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कंप्लीट कराना है।
प्रश्न देगा कि किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है। आप मिस्टेक खा गया, आप मिस्टेक खा गए हो क्या, ध्रुव होगा कि विषुवत रेखा हो गया, ध्रुव होगा कि विषुवत रेखा होगा, यह में ना मिस्टेक खाएगा जी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक, अधिक 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 में ध है ना, अधिक में ध, अधिक में ध, तो ध से क्या हो गया ध्रुव। तो जब ये याद हो गए तो विषुवत रेखा पर सबसे कम। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही मैं तो नहीं बोलूंगा। किसी वस्तु का भार सबसे अधिक, धिक धिक धा धा धा, ध्रुव पर सबसे अधिक, कम हो गया विषुवत रेखा पर। और जब ध्रुव पर अधिक है तो विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो अधिक होते जाएगा, और जब ध्रुव से जब विषुवत रेखा के ओर आएंगे तो कम होते जाएगा। और किसी वस्तु का भार जो 0 होगा, ये 3 को विकल्प में रहेगा तो तीनों विकल्प में होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, कैपिटल जी का वैल्यू किसने दिया। हम शुरू में बता दिए कि कैपिटल जी का खोज और कैपिटल जी का वैल्यू दोनों ने जो है कैवेंडिश ने दिया, कैवेंडिश ने दिया। अब प्रिस्टले ने क्या किया कि ऑक्सीजन की खोज किया। और जो लाफिंग गैस होता है N2O, हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली जो गैस होता है लाफिंग गैस, उसको कहा जाता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 नहीं, NO2 नहीं, N2O, NO2 नहीं, N2O, NO2 नहीं, N2O। मिस्टेक खा जाइएगा बाबू मेरे। ऑक्सीजन का खोज किसने किया तो प्रिस्टले। हाइड्रोजन और जल का खोज किसने किया तो कैवेंडिश। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था प्रिस्टले। नाइट्रोजन का खोज किसने किया तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया तो रदरफोर्ड। लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है तो लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक बात बताइए, लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसका भी खोज किया गया प्रिस्टले। ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों का खोज किया गया प्रिस्टले के द्वारा। N2O, NO2 नहीं, फंस जाओगे, दे देता है N2O NO2 दोनों तो N2O, तो NO2 क्या हो जाएगा, ठंडा के दिन में कोहरा कुहासा जानते हैं ना, फॉग एंड मिस्ट। एगो कम घना होता है कोहरा, दिखाई ना पड़ता है, टकरा जाएगा। एगो होता है कि दग दग जा रहा है, तब कम एगो घना होता है, एगो अधिक घना होता है, उसको कोहरा और कुहासा बोलता है, फॉग एंड मिस्ट बोलते हैं। वह नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। जो गाड़ी जो धुआं देती है तो सफ़ेद रंग का ना हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ये हम कह रहे हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है हंसाने वाली गैस Na। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट नंबर देखो, द्रव्यमान कौन सी राशि है। हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया था कि कैपिटल G और द्रव्यमान, कैपिटल G और द्रव्यमान, और क्या लिखे थे जी, दिमागों से हट गया। ये जो है अदिश राशि है, स्मॉल जी और भार, हाँ दूरी, दूरी। कैपिटल J द्रव्यमान और दूरी अदिश राशि है, स्मॉल जी भार और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यह जो है सदिश राशि हो गया, सदिश राशि। देखिए क्वेश्चन मिलते जा रहा है, द्रव्यमान कौन सी राशि है तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। द्रव्यमान का पूरे ब्रह्मांड में मान नहीं बदलता है, लेकिन भार का मान बदलते रहता है, भार का मान बदलते रहता है। इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान बदल जाता है। द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है और इसका भार का जो है मान बदल जाता है। कितना जानिएगा, कुंज बिहारी वाले हैं। तो द्रव्यमान कौन सी राशि हो जाएगा, कौन राशि है जी, अदिश ना जी कि सदिश है जी। द्रव्यमान अदिश है, भार को जी सदिश, तो द्रव्यमान अदिश। अदिश कहाँ गया, जिसमें केवल परिमाण का बोध हो अदिश, परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो सदिश कहलाता है। पृथ्वी को पलायन वेग होता है, इसके वेलोसिटी। पलायन वेग को अंग्रेजी में कहते हैं इसके वेलोसिटी। मान लिया कि यह पेन है, पेन को हम ऊपर फेंकेंगे, अब मुंह ऐसे करेंगे, लाके मुँह पर लगेगा। आ रही बात समझ में। लेकिन पलायन वेग कहते हैं कि वह वेग, वह वैसा न्यूनतम वेग है कि जब हम किसी वस्तु को इतना की रफ्तार से भेजते हैं, यानी कि 11.2, 2.3 और 4.2, सॉरी ये 4.2 नहीं होगा, ये 10 के 10 रहेगा, और 11.2, तो हम इतना से रफ्तार से भेजेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। तो कह रहा है पृथ्वी पर। सबसे पहले जानिए कि पलायन वेग है क्या। जब हम किसी वस्तु को, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है
जब हम किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वापस लौट कर नहीं आता है, उसको पलायन वेग कहते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर से हम कितना रफ्तार से फेंकेंगे, चंद्रमा पर से कितना रफ्तार से फेंकेंगे, सूर्य पर किससे कितना रफ्तार से फेंकेंगे कि पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के बारे में। तो यहां ध्यान से समझिए, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। तो पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा पर होता है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड और सूर्य पर होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखो किलोमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति सेकेंड, मिस्टेक मत खा जाना बात करे के चक्कर में। यहाँ देखो 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मान ले कि यहाँ पर देख दो किलोमीटर प्रति सेकेंड। पॉइंट को समझिएगा, तब तो आप जो है फंस गए। मीटर प्रति सेकेंड होगा कि किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, देखने सुनने में सब आसान लगता है, मिस्टेक हो जाता है। तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है कि किलो, सब का आंसर होगा किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। सबके अंत में क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी है तो 11.2 किलो। देखो सूर्य जो है ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा वाला हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा है बीच में, तो ये दोनों के बीच में हो गया 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि पृथ्वी 11.2 किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड 9, फिर चंद्रमा है 2.3, सूर्य है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ जब चंद्रमा, पृथ्वी पर जितना वजन है, जब चंद्रमा पर आप जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। दिमाग में रखना, प्रश्न देता है कि पृथ्वी पर जितना कोई वस्तु का वजन रहता है तो चंद्रमा पर जाने पर 1/6, अब अंतरिक्ष में जाने पर 1/9 हो जाता है। और जब चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति उतरता है ना जी, तो पीठ पर बोझा बांध के उतरता है, गुरुत्वाकर्षण कम है, ऊपर ही चल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। और किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर कम काहे होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम काहे होता है, तो पलायन वेग कम होने के कारण। तो क्वेश्चन दे देगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन भार कम क्यों होता है, तो कोई विकल्प में दे देगा गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण, और कहीं गुरुत्वाकर्षण बल को गायब कर देगा, दे देगा कि पलायन इसको इसके वेलोसिटी कम होने के कारण। तो आप फंस जाओगे। तो दिमाग में रखना, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, पलायन वेग कम रहेगा तब। यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन कम होती है पलायन वेग कम होने के कारण। अब पलायन वेग कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स कम होती है, जिसके कारण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6, अंतरिक्ष यान में 9, तो चंद्रमा पर 1/6, अंतरिक्ष यान में 1/9। तो मिस्टेक मत करना 1/6 और 1/, कौन चीज याद करिए, कुंज बिहारी वाले कोई चीज बतलती न 1/6 बतलती न कि 1/9 बकलवल ही। अंतरिक्ष यान में न लगल है ना जी, अंतरिक्ष यान में न है ना, अंतरिक्ष यान में न है तो 9, 1/9। तो एगो कौन बच गए, चंद्रमा। एक के चक्कर में रहो ना, कहला दो के चक्कर में रहता है। अब यहाँ देखो सोनार का पूरा नाम है, तो सोनार के आप सोनार के साथ में आप जानो SONAR, एक जानो रडार, एक जानो रडार, सोनार और रडार एक जानो। तो सोनार एक ऐसा यंत्र है, इसको सबसे पहले फुल नेम पहले जानने से पहले ही जानो कि सोनार एक ऐसा यंत्र है जो समुद्र की गहराई, जो समुद्र की गहराई, प्रेम की गहराई ना, समुद्र की गहराई है ना, समुद्र की गहराई और समुद्र के अंदर जो वस्तु गिर गया है वो वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पॉल वेलिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था सोनार का। और रडार जो है, रडार मौसम साफ है या नहीं साफ है, यह वायुयान में लगाया जाता है मौसम को परखने के लिए। मौसम सही है या नहीं सही है, यह रडार बताता है। वायुयान कितनी ऊंचाई पर है, यह रडार बताता है। यानी कि सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है यदि समुद्र में कोई वस्तु गिर गया है उसको पता लगाने के लिए, या कोई यंत्र गिर गया तो पता लगाने के लिए, गहराई मापने के लिए। होता क्या है कि सोनार से एक पराश्रव तरंग निकलता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, सोनार से एक पराश्रव तरंग निकलता है जिसकी खोज गाल्टन ने किया था। पराश्रव तरंग सोनार से जब छोड़ा जाता है तो वह जाकर समुद्र के अंदर जब कोई वस्तु जहां गिरा हुआ रहता है वह पराश्रव तरंग उससे टकराता है और फिर वापस आ जाता है।
तो समझ में आता है कि लगता है कि यहीं कोई वस्तु गिरा हुआ है, इसीलिए जो है टकरा कर वापस आ गया है। तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है गहराई को मापने के लिए और समुद्र में कोई वस्तु को पता लगाने के लिए। कैसे? तो सोनार में कौन तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव तरंग का। पराश्रव तरंग, अपश्रव तरंग, श्रव तरंग आगे सब बताते हैं। तो पराश्रव तरंग जो है जब छोड़ा जाता है तो समुद्र के अंदर कोई उस वस्तु से टकराकर वह वापस आ जाता है। और रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? वायुयान में कि मौसम साफ है या नहीं, कितनी ऊंचाई पर है, यह रडार बताता है। रडार की खोज किसने किया था? तो रडार की जो खोज किया गया था 1930 ईस्वी में यंग एवं टेलर ने रडार की खोज किया। यंग एवं टेलर, देखिए टेलर के अंत में र है तो रडार। यंग व्यक्ति, टेलर जो है यंग व्यक्ति था, ऐसे याद रखिएगा। टेलर यंग व्यक्ति था, जबकि यह दो वैज्ञानिक थे। एक के मतलब पेड़ देना यार, टेलर और यंग दोनों दो वैज्ञानिक थे। तो 1930 ईस्वी में रडार की खोज यंग एवं टेलर ने किया। पॉल वेलिंग ने खोज किया था सोनार का। अभी जान गए कि यूज कहाँ कहाँ होता है। अब इसको ये समझना है कि इसका फुल नेम क्या होता है। क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है कि इसका फुल नेम क्या होता है। तो रडार का जो सोनार का, सबसे पहले ये जानिए, SO यहाँ है, RA यहाँ है, इतना तो आप जान गए। साउंड आप लिखना जानते हैं? तो हाँ, कैसे लिखते हैं? SOUND साउंड। तो SO से तो हो गया साउंड, मामला गर्भ हो गया। RA रेडियो। जब हम लिखते हैं, रेडियो लिखते हैं तो रेडियो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो रेडियो वाला जो शुरू वाला आ रहे है ना, तो यहाँ आ गया। और साउंड वाला जो SO है ना, से यहाँ आ गया। चलिए ये दोनों मामला फरिया न गया जी। अब आइए क्या क्या है? N और D, यही ना है। SO और RA वाला तो मामला फरिया गया। SO से हो गया साउंड, RA से हो गया रेडियो। अब N है और D है, तो N का मतलब होता है नेविगेशन। N का मतलब होता है नेविगेशन। और यहाँ पर D का मतलब होता है डिटेक्शन। D का मतलब होता है डिटेक्शन। ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा पूछते रहता है। सोनार का फुल नेम है, रडार का फुल नेम है। तो SO से हो गया साउंड, ये तो दिमाग में आ गया। RA से हो गया रेडियो, ये भी दिमाग में आ गया। N से हो गया नेविगेशन और D से हो गया डिटेक्शन। और यहाँ देखिए ये दोनों में A और A है। तो A का मतलब होता है एंड और एंड साउंड नेविगेशन एंड रेडियो डिटेक्शन एंड। इतना तो हो गया। ए मतलब हुआ R, मतलब हुआ R, साउंड नेविगेशन एंड। अब बताइए, अब क्वेश्चन क्या पूछता है से आपको, है ना? देखिए इतना कंफर्म हुआ है। SO से साउंड, RA से रेडियो, N से नेविगेशन, D से डिटेक्शन। ये दोनों R का मतलब एक ही होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो इसको फुल फॉर्म कैसे याद रखना है ढंग से देखिए। ये दोनों में R का मतलब ये दोनों का एक होता है रेजिंग। ये दोनों में A का मतलब एक होता है, दोनों में एंड। SO का मतलब साउंड, RA का मतलब होता है रेडियो। N खाली अंतर है यहाँ पर, नेविगेशन एंड डिटेक्शन, नेविगेशन एंड डिटेक्शन, नेविगेशन डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो ये दोनों को तो चक्कर में रहना ही ना, ये दोनों तो एक ही है। रेजिंग एंड रेजिंग। ND नेविगेशन डिटेक्शन, साउंड और रेडियो। इसमें रडार में कौन तरंग, क्वेश्चन दे देता है। रडार में रेडियो तरंग, इसमें सोनार में ध्वनि तरंग, वही ना ध्वनि तरंग हुआ, पराश्रव तरंग। और रडार में रेडियो है ना यहाँ पर, रेडियो तो रेडियो तरंग। आइए बात समझ में। जो टीवी हम लोग चलाते हैं रिमोट कंट्रोल, उसमें कौन होता है? अपसरव तरंग। अपसरव तरंग विकल्प में न देगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि अपसरव जो तरंग अवरक्त किरणें उसमें होता है। जो रिमोट वाला जो होता है वह किरणें कौन सा होता है? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें विकल्प में न देगा तो
विद्युत चुंबकीय तरंग। अब सरब तरंग ना जे, अब सरब तरंग 20 हर्ट्ज से कम होता है। कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है उसको पता, हृदय का धड़कन, अब सरब तरंग होता है। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सरब तरंग होता है। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है परासरब तरंग होता है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे रिमोट वाला, तो रिमोट में से जैसे मारते हैं भुक सुन, टिबिया के चेंज हो जाता है चैनल वाह, तो वह होता है अवरक किरणें। अवरक किरणें विकल्प में नहीं देगा तो आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसलिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत अवरक किरणें आता है। आई बात समझ में? इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए रडार का पूरा नाम क्या है, वही तो बतवा हुआ जी, रडार और सोनार। रडार, आर से रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड, आर से रेजिंग। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, अनुप्रस्थ तरंग। कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? यहां ध्यान से समझिए, कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव और ट्रांजिस्टर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग जो लंबवत कंपन करता है, लंबवत कंपन करता है उसको अनुप्रस्थ तरंग कहता है। जो समानांतर कंपन करता है ध्वनि तरंग करते हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो खाली सामने तोहनी के जाए थे सुनाए, अगल बगल ना जाए थे सुनाए, अगल बगल ना जाए तो तोहनी सब दबलवा तरह से छिप कर सुना हूँ कैसे से। एक मतलब कि अगल बगल समानांतर हो, पैरेलल होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग लंबवत होती है, लंबवत। अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है समानांतर होती है। इसके बारे में विशेष बताएंगे। लंबवत होती है, समानांतर होती है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को जो समझिएगा कि जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, यहाँ पर नोट कर लेना कि जितना भी सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग सब अनुप्रस्थ तरंग होता है। जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सब अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन कौन भाई? तो प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। गामा किरणें, एक्सरे, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंग, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जब ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये सब अनुप्रस्थ तरंग होगा, क्योंकि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। आई बात समझ में? और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया? तो मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया? तो मैक्सवेल। क्वेश्चन देता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल किसके वेग के बराबर होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके वेग के बराबर? तो प्रकाश का वेग के बराबर। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। इतना ही वेग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का होता है। तो क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके वेग के बराबर होती है? तो प्रकाश का वेग के बराबर होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है? तो प्रकाश तरंग, गामा किरणें, एक्सरे, अवरक किरणें, रेडियो तरंग सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब यह हो गया कि ये सब अनुप्रस्थ तरंग होता है। इतना बात आ गया समझ में? अब यहाँ पर देखिए प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो देखिए प्रकाश क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। रेडियो तरंग है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेडियो तरंग कौन तरंग होगा? तो अनुप्रस्थ तरंग है, तो रेडियो तरंग ये भी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग हमने पहले ही बोल दिया कि जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सब क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। तब विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। एगो बीच में यहाँ पर कौन बच गया? ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ये आप जानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन आप कंटेंट को देखिए क्योंकि कुंज बिहारी वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है, मतलब पहचान है। अब यहाँ जो देखिए ध्वनि तरंग, यहाँ पर मिस्टेक होगा, समझते जाओ। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ये हम लोग पढ़े जानते भी हैं, सही जानते हैं, गलत ना जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे? आप ही जानते हैं कि ध्वनि ठोस में भी होती है, ध्वनि तरंग द्रव्य में भी होती है, और ध्वनि तरंग गैस में भी होती है। इतना तो आप जानते हैं। ध्वनि तरंग ठोस में सबसे अधिक, द्रव्य में उससे कम,
गैस में सबसे कम होती है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो ध्वनि तरंग तीनों अवस्था में होती है। ध्वनि तरंग का संचरण जो है, ध्वनि तरंग का संचरण तीनों अवस्था में, ठोस द्रव गैस। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। तो यह आंसर रहेगा मेरे बाबू सोना कि ध्वनि तरंग गैस में कौन सा है, तब होगा अनुदैर्घ्य। ठोस में पूछेगा तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। यदि ठोस में पूछेगा तो, द्रव में पूछेगा तो द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ हो जाएगा। दिमाग में रखिए, पानी के ऊपर हो जाएगा अनुप्रस्थ, यही ध्वनि तरंग। अब पानी के अंदर, द्रव के अंदर यह हो जाएगा अनुदैर्घ्य। आई बात समझ में? तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य, जो बकलोल है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है तो कहाँ अनुदैर्घ्य तरंग? वो तो तीनों अवस्था में संचरण करती है। तो गैस में पूछ देगा कि ध्वनि तरंग ठोस में क्या है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों है। द्रव में क्या है, तो द्रव के ऊपर, पानी के ऊपर और पानी के अंदर। तो पानी के ऊपर हो गया अनुप्रस्थ तरंग, अब पानी के अंदर यही ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग हो जाता है। और गैस में अनुदैर्घ्य तरंग, ठोस में ये हो जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि कुंज बिहारे वाले हैं। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखो, किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दिमाग में रखो, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैजानी हपीनाला जानते हैं, इंद्रधनुष में जो 7 को रंग होता है, तो उसको ए नहीं याद रखे, ये याद रख लीजिएगा, वै आनी ह पिनाला, वै आनी ह पिनाला। बैंगनी मतलब ये तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में है, इसको दिमाग में रख लेना, तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में है। हम लोग क्या याद किए हैं, बैजानी, यहाँ पर क्या है आनी। अब पहले से हम लोग क्या जानते हैं, जानी। तो बै से बैंगनी, बै से बैंगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, अल्लाह से लाल। तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे कम किस में, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस में, तो बैंगनी में। सबसे अधिक किस में, तो रेड में। क्रमानुसार पूछ देगा तो ये याद रखना, बैजाने ह पिलाना नहीं, नहीं नहीं नहीं, बैआनी ह पिनाला याद रखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको क्रमानुसार देखिए, लाल में सबसे अधिक, उससे कम होता है नारंगी में, उससे कम होता है पीला में, अब बैंगनी में होता है सबसे कम। एक क्रमानुसार ये तीनों हो गया, ये बैंगनी हो गया सबसे कम। आई बात समझ में? ये तरंग दैर्घ्य का यह क्रमानुसार होता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसे मैं चश्मा पहन ले, ओहो चश्मा, धूप चश्मा, गोगल्स, इस चश्मा पहन ले है, तो वह धूप में जाने के बाद धीरे धीरे काला हो जाता है स्वतः। क्यों? सिल्वर ब्रोमाइड पाया जाता है। यही कह रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति होती है फोटोग्राफी में। जो फोटोग्राफी होती है ब्लैक एंड व्हाइट, कैसन फोटो, तो ब्लैक व्हाइट, समझ रहे हैं ना? एक मोबाइलवा में ऐसे जो है स्किन वाला ना, इसे चेहरा वाला इसे लगा देता है, चेहरा फेस स्किन ऐसे करता है तो खुल जाता है। तो एगो गलती से क्या कर लेते कि मेकअपा लगे ले, अब ऐसे कर दे फेस के, और फिर मेकअपा धो के जब ऐसे कर रही है तो खुल ही ना रहा है। मोबाइलवा पहचानेगा तो ना, हर तरीके मोबाइलवा पहचानेगा तो ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, और धूप चश्मा धीरे धीरे स्वतः काला हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। फोटोग्राफी में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड। सारेल का वृक्ष में ऑक्जेलिक एसिड। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, टमाटर के सॉस में, सारेल का वृक्ष में, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड, थकान जो है लैक्टिक एसिड, घुटना में दर्द जो है यूरिक एसिड, जितना भी खट्टा चीज़ है साइट्रिक एसिड, अधिक खट्टा इमली, ये सब जो है टार्टरिक एसिड पाई जाती है। जो काटने पर जलन पैदा हो, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, उसी को कहते हैं। चिंटी, बिच्छू, डंक, ये सब मधुमक्खी, ये सब में पाई जाती है। सेब, साबुन, सुगंधित तेल, एस्टिक एसिड या मैलिक एसिड, उसी को कहते हैं। इसको समझ रहे हैं ना? तो कितना क्वेश्चन जाइएगा। फिटकिरी में नाइट्रिक एसिड होती है, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड होती है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, कांच पर लिखने के लिए HF, हाइड्रोक्लोरिक नहीं,
हाइड्रोक्लोरिक पेट में हाइड्रोफ्लोरिक कांच पर लिखने के लिए प्रश्न देता है कि कांच में किसका भंडारण नहीं किया जा सकता है, तो HF हाइड्रोफ्लोरिक का भंडारण नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में। सोना अम्ल राजे एक्वारेजिया में घुल जाता है, Cl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है, 3:1 के रूप में मिश्रण होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर समझिएगा, पॉइंट को जो समझिएगा, विरंजक चूर्ण बोलिए, विरंजक चूर्ण बोलिए, इसी को अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर बोलिए। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ए रहेगा या ये रहेगा, दोनों में से CaOCl2 विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोला जाता है। इसका विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, COH2 को शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। हमें दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। अब बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaO को, कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं COH को, Hol2 को। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना बुझेगा कैसे, पानी से बुझेगा, H2S से बुझेगा, तो O और H दोनों में OH है, तो ये हो गया शुष्क बुझा हुआ। इसमें H नहीं है, तो ये हो गया बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया शुष्क बुझा हुआ। जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर, जब शुष्क बुझा हुआ चूना यहाँ पर है CaOH के Hol2, शुष्क बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो CaOCl2 और किसका निर्माण होती है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होती है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर का जब निर्माण होती है, नोट कर लेना, जब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नोट कर लेना, ब्लीचिंग पाउडर का जब निर्माण होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और जब ब्लीचिंग पाउडर में जब पानी को मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। आई बात समझ में। दोनों का मान लिया कि यहाँ पर हम बता दिए कि पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो क्लोरीन का, और वहाँ दे देगा कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में हाइड्रोजन, निर्माण क्वेश्चन रहेगा, निर्माण तो होगा हाइड्रोजन। अब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस का प्रयोग होगा। बाहर और आ गया पानी, उन्हीं को साफ करने के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए फ्लड वगैरह आ जाता है, वहाँ पर छिड़ता है, छिड़काव होता है ना, सफ़ेद पाउडरवा होता है, वही ना होता है ब्लीचिंग पाउडर जी। अब यहाँ पर जो देखिए, अमीबा का रस वैज्ञानिक नाम है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका अमीबा, इसके साथ दिमाग में रख लो हाइड्रा। तो अमीबा का तो सबसे पहले लिखो अमीबा, हाइड्रा का तो सबसे पहले लिखो हाइड्रा, सबसे पहले लिखो हाइड्रा। तो अमीबा का अमीबा लिखो और लास्ट में जोड़ दो प्रोटियस, हाइड्रा लिखो और इसके बाद जोड़ दो ओ गैलेक्टिस, गैलेक्टिस इसको देखो, और इसके बाद लिखो केंचुआ। इसको तीन को याद रख लेना, केंचुआ का पेरेटीमा, पेरेटीमा पोस्थुमा, पेरेटीमा पोस्थुमा, इसको याद रख लेना। अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा, हाइड्रा का हाइड्रा, लास्ट में जोड़ लो प्रोटियस और ओगलैक्टिक्स, दिमाग में रखो। और केंचुआ का होता है पेरेटीमा पोस्थुमा, ये केंचुआ का होता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, हाइड्रा प्रजनन करता है, तो यहाँ पर देखो तीन को दिमाग में रखो। ये है मुकुलन, तो हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन विधि द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। बाइनरी विखंडन यानी कि अमीबा, यहाँ पॉइंट को समझना, अमीबा, अमीबा के अंत में बा है, बा, तो यह बाइनरी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। एक क्वेश्चन जो है भीड़ से सब अलग क्वेश्चन कर देता है, मिस्टेक हो जाता है, काहे नहीं समझते हैं। यानी कि हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है, अमीबा अमीबा के अंत में बा है तो बाइनरी विखंडन के द्वारा। अब बहु विखंडन के द्वारा होता है प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम, ये दो को तो आपको याद हो गया। हाइड्रा हो गया मुकुलन, अमीबा के अंत में बा है, तो यह हो गया बाइनरी विखंडन के द्वारा। यह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है बहु विखंडन के द्वारा जो है प्रजनन होता है। प्रश्न देता है कि किंतु किसमें रक्त नहीं होता है, रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है, कौन हो जाएगा? हाइड्रा। किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है, तो हाइड्रा। अब आगे आपका क्वेश्चन दे देता है कि किसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। आ रही है बात समझ में? किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो केंचुआ को। हीमोग्लोबिन का विलय किसमें हो जाता है? रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है, हाइड्रा। हीमोग्लोबिन का विलय किसमें हो जाता है? तो केंचुआ में, दिमाग में रखिएगा। रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है, हाइड्रा। लेकिन हीमोग्लोबिन का विलय किसमें हो जाता है? तो केंचुआ में। केंचुआ में कितने हृदय चैम्बर होता है? तो 8। केंचुआ, यहाँ देखो, केंचुआ, आ आ आ आ आ आ आ आ मतलब 8 होता है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, अब हाइड्रा मुकुलन विधि, अमीबा के अंत में बा है तो बाइनरी विखंडन, और प्लाज्मोडियम बहु विखंडन के द्वारा। अब यहाँ देखो, पक्षी में हृदय कोष्ठक होता है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर नोटे कर लो। मनुष्य, मनुष्य, मगरमच्छ, मगरमच्छ, पक्षी, ये तीनों में होता है 4। मगरमच्छ है सरीसृप, तो सरीसृप में होता है 3, सरीसृप में होता है 3, और मगरमच्छ है सरीप, तो इसमें भी होना चाहिए था 3, लेकिन यह अपवाद में है, अपवाद में, इसको नोट कर लीजिएगा। सरीसृप में 3। अब यहाँ पे देखिए, मेढक, मेढक में 3, कॉकरोच, कॉकरोच में 13, मछली, मछली में 2, केंचुआ, केंचुआ में 8। याद कर लीजिएगा। मनुष्य में 2 गो चैम्बर इधर, 2 गो इधर, 4 गो। मगरमच्छ, मगरमच्छों में 4 गो है सब, तब ये कुछ दबोचता है। पक्षी में 4 गो। पक्षी वाला कैसे याद रखिएगा? चारों कोना पर पक्षी को लगा दीजिए, घर का तरक्की ही तरक्की होगा, तो इस तरह से याद रखिएगा। पक्षी जैसा घर उड़ने लगेगा, तो 4 हो गया। मनुष्य में जानते हैं ना जी पहले से 4, पक्षी में तो जान गए कि चारों कोना पर 4, तो 4 हो गया। एगो मगरमच्छ है ज्यादा, तो एक याद रखा 4। अब यहाँ देखा मेढक, मेढक 1 2 3 अक्षर से बना है, तो इसमें हृदय चैम्बर हो गया 3 गो। प्रश्न देगा मेढक में हृदय चैम्बर के गो? तो 3 गो। मनुष्य में के गो? तो 4 गो। पक्षी चारों कोना पर लगा दीजिए, तो 4 गो। मगरमच्छ में 4 गो। कॉकरोच में 13 गो, अलग से याद रखेगा। मछली में 2 गो। कहीं मछली खाए जाऊं तो जनरली यही बोलता है होटल वाला, 60 रुपया में 2 पीस 4 गो रोटी। क्या पीस? 2 पीस। हम तो आज तक सुनबे ना कर लिए 3 पीस, 2 पीस। तो मछली जो है के हृदय चैम्बर 2 गो। मछली में शुद्ध रक्त नहीं होता है, अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि मछली के अंदर ऑक्सीजन नहीं संग्रह होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्वेश्चन देता है कि किसमें शुद्ध रक्त नहीं होता है? तो मछली में। मछली में अशुद्ध रक्त होता है। मछली का अध्ययन एक्थोबोलॉजी, मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। मछली के तेल में कौन विटामिन? तो विटामिन डी। अब हम लोगों के लीवर में कौन विटामिन संचित रहती है? तो विटामिन ए। केंचुआ में के गो? तो 8 गो। केंचुआ के अंत में क्या? आ आ आ आ आ आ, तो 8। के पीस मछली खा मुझे? 2 पीस, तो 2। मेढक के अक्षर से बना रहे तो 3, तो 3। कॉकरोच 13, और पक्षी चारों कोना पर लगाता था 4। मनुष्य में 4, मगरमच्छ में 4, सरीसृप में 3, लेकिन मगरमच्छ जो है अपवाद में है। अब चाहे जो हो जाए, अब तो तैयारी करके रहेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, 1 बार 2 बार इस वीडियो को देख लेना। तैयारी करना बड़ी बात है, इसको नोट्स बना लेना। जरूर कंटेंट अलग समझ में आया होगा, इसलिए अलग समझ में आया होगा क्योंकि सुनील कुमार पढ़ाता नहीं है, एसके सुमन पढ़ाता नहीं है, कंप्लीट कराता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा वेट आप करेंगे, आपका वेट हम करेंगे, दोनों में अनुनाश्रय संबंध रहेगा। आपके बिना हम नहीं और मेरे बिना आप नहीं। ठीक? राधे राधे। क्यों? क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा, ना बोलवा हूँ, बोलो ना, फिर एकदम कंटेंट के साथ है भेजे,
रिजल्ट न रुकने देंगे जी। बोलूँ ना एक बार, कुंज बिहारी हमारी शान है और कुंज बिहारी तोहने के चक्कर में गड़बड़ा जाते, तोहने के चक्कर में तो पगले भगवान गड़बड़ा जाते हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी के जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा बोलूँ ना पहचान है।